नमस्कार। 1988 में ये एंटी करप्शन एक्ट आया, प्रोविंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया था और अब इसमें 2018 में अमेंडमेंट किया है। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस पे बनाई थी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने सारी की सारी वो 1988 के एक्ट से बना दी। लेकिन जब ये मेरी नोटिस में आया एक्ट अमेंडमेंट, तो मैंने कहा नहीं, फिर गलत हो जाएगा, स्टूडेंटों के लिए फायदा ना होने की वजह से नुकसान होगा, क्योंकि एक बार आदमी के जहन में जो बात बैठ जाती है वो गलत हो जाती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट में पहले 6 महीने की सजा थी और मैक्सिमम 5 साल तक की सजा हो जाती थी, लेकिन अब जब एक्ट आया तो इन्होंने उसको जो सजा है 6 महीने से बढ़ा के मिनिमम 3 साल की वो सजा का प्रोविजन किया है। सेक्शन वाइज बताएंगे आपको और फिर इसके बाद मैं भी बताऊंगा आपको, डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा प्रैक्टिकल कि क्या होता है करप्शन के केसेस में। तो इसके अंदर एक तो सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है, 7A इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 10, 11, 12, 13, 14 तक ये सेक्शन। पहले ये बता के फिर आपको प्रोसीजर समझाया जाएगा कि व्हाट इज प्रोसीजर। सेक्शन 7 जो है, हमें ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। दूसरा, टेकिंग undue advantage to influence public servant by corrupt or illegal means or by exercise of personal influence. Offense relating to bribing a public servant. Offense related to bribing a public servant by a commercial organization. Person in charge of a commercial organization to be guilty of offense. Public servant obtaining undue advantage without consideration from person concerned in proceeding or business transaction by such public servant. Punishment for abatement of offense. Criminal misconduct by a public servant. ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है ये जो 13वां वाला चल रहा है। इस 13वें के अंदर बड़े बड़े घोटाले और कर्मचारी दोनों ही शामिल होते हैं। ये सबसे बड़ा घोटाले को केस को सॉल्व करने में सेक्शन बहुत काम आता है। एक ये होता है कि ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट, और एक है पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर अर्थात प्रीवियस कन्विक्ट पर्सन। तो ये 8-10 सेक्शन है। इसमें से कुछ सेक्शन हम छोड़ेंगे क्योंकि हमारे, और उसको थोड़ा सा ही बताएंगे, लेकिन जो बृहत सेक्शन है जो मेरी नजर में आपको बताने बहुत जरूरी है, उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 7 से स्टार्ट करते हैं आज। 2 प्रकार समझा दूं जरा सा आप। तो देखिए, एक तो होता है आप किसी ऑफिस में जाते हैं, सपोज करो आप पेंशनर है, पेंशन चाहिए आपको, या आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। आप नगर पालिका या किसी दस्तखत में जाते हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वहां पे वो आपसे जो है पैसे की डिमांड करता है, या कहते हो कि वो काम करता नहीं है, आपको टरकाता है। रोज आप जाते हो, परेशान हो जाते हो, फिर आपसे पूछे तो आप भी पूछते हो कि भैया क्या मामला है, बताओ सही। वो कहता है ये 500 रुपए लूंगा या 5000 रुपए लूंगा। आप नहीं देना चाहते, आपको लगता है कि ये तो गलत है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जब सरकारी तनख्वाह मिलती है तो फिर मुझसे रिश्वत क्यों मांग रहा है, आपको बुरा लगता है, और आप जो है उस बुराई को ध्यान में रखते हुए रिश्वत देने से इनकार कर देते हो। जब आप उस देने को इनकार कर देते हो तो आप इस बात पे आ जाते हो कि नहीं यार, इस आदमी ने मुझे परेशान किया है, मैं इसको सजा कराऊंगा, और आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका है कि रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ केस। दूसरा तरीका क्या है, दूसरी बात क्या है, एक आदमी टेंडर छोड़ता है, सरकारी कर्मचारी है, और आप टेंडर तो मिलना चाहिए आपको, लेकिन टेंडर वो किसी से सेटिंग करके 2 नंबर बैठा कर उसे टेंडर देता है, अर्थात गलत तरीके से उसकी सहायता करता है।
इम्प्रॉपर तरीके से सहायता करता है, उससे पैसे ले लेता है, ग्रेटिफिकेशन ले लेता है, उसकी सहायता करता है। तो ये मिला भक्ति वाला कॉन्सेप्ट हो गई। लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं हो पाती, अधिकतर ये रिपोर्ट नहीं हो पाती, इस तरीके की रिपोर्टें कम होती हैं। तो इसमें कंप्लेनेंट कई बार नहीं आता और कई बार गुप्त सूचनाएं मिल जाती हैं। तो एक तो रिश्वत मांगने वाला डायरेक्ट केस है, एक ऐसे जहां इनडायरेक्ट केस है जिसमें रिश्वत लेने का पता नहीं लग रहा कौन ले रहा, क्या मतलब कौन कब ली, इन्होंने कब दी। ये एक ऐसे केस कहलाते हैं कॉन्सेंटिंग ब्राइब केस। इनको सिद्ध करना बहुत डिफिकल्ट होता है और उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कॉन्सेंटिंग ब्राइब एक होते हैं एंट्रस्टमेंट केस। किसी सरकारी कर्मचारी को मान लो किसी वेयर हाउस का मालिक बना दिया गया कि भाई वेयर हाउस में आप जो है फेयर प्राइस सौंपे उसको, राशन की दुकानों के लिए गल्ला आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब वो गल्ला क्या करता है, राशन की दुकान पे तो भिजवाता नहीं, गेहूं चावल दाल आटा, वो क्या करता है, वो प्राइवेट मार्केट में बेचता है इस तरीके से धंधे को। तो ऐसा होने वाला गमन या ऐसे होने वाले घोटाले इसके सेक्शन 13 में आते हैं। ऊपर वाले दोनों जो हैं ये सेक्शन 3 में आते हैं और 7 में आते हैं और नीचे वाले 13 में आते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई। तो एक तो रिश्वत डायरेक्ट मांगी जाती है, एक ये कि दो सेटिंग कर लेते हैं तब वो गवर्नमेंट उन्हें क्रैक डाउन करती है, और तीसरा जो कंसल्टिंग भी वो है, और चौथा केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा चलता है, गवर्नमेंट सर्वेंट आय से ज्यादा संपत्ति पाई जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट पे। जब गवर्नमेंट पे आय से ज्यादा संपत्ति पाई जाती है, अर्थात उसकी तनख्वाह तो मान लो उसने 10 साल नौकरी करी और तनख्वाह मिली उसे 1 करोड़, तो उससे जब उससे बरामद होते, उसके घर पर छापा मारा जाता है तो उससे 5 करोड़ बरामद होते हैं। तो वो जो आय से ज्यादा संपत्ति होती है उस पर 1 करोड़ तक की संपत्ति मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट वैल्यू अगर बढ़ गई है संपत्ति की तो भी कोई बात नहीं है, वो टैली कर ली जाती है, उसके आंकड़े और फॉर्मूले हैं। लेकिन यदि उसके पास 1 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति है और उसकी ये मानते हैं कि उसने खर्चा भी कराया इसमें से, तो वो 33% खा गया होगा, अर्थात उसमें 67 लाख रुपए बचे होंगे। लेकिन 67 लाख की जगह उस पर 5 करोड़ रुपए की संपत्ति पाई जाती है, तब ये माना जाता है कि उसने आय से ज्यादा संपत्ति की है। ऐसे केस मुखबरी पर डिसाइड होते हैं, जब मोहल्ले के लोग कुछ गुप्त सूचनाएं पुलिस को देते हैं या सरकार को देते हैं, तब ये केस डिसाइड होते हैं। तो पहला तो रिश्वत मांगने के डायरेक्ट केस है, दूसरी है कंसल्टिंग ब्राइब, और तीसरी है आय से ज्यादा संपत्ति के केसेस, और चौथी है बड़े भ्रष्ट घोटाले जहां एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किया जाता है। तो ऐसे ऐसे केस आपके सामने आएंगे, और मैं ये नहीं कहता, और भी कई प्रकार के केस होते हैं। हाँ, इसमें और भी है, जैसे एक बात है, किसी को रिश्वत देना भी अपराध है, रिश्वत के लिए प्रोवोक करना भी अपराध है। तो ये सब बातें भी, ये 5वें प्रकार के केस आएंगे जब आप प्रोवोक करेंगे किसी को। तो 5वें प्रकार की, तो हर वैरायटी इन सेक्शनों में आपको क्लियर होती चलेगी। तो आओ अब हमारे, देखो बैकग्राउंड बांधने में 7-8 मिनट चले जाते हैं। अब हम आओ जो है अब डिस्कस करते हैं एक एक सेक्शन पे। सबसे पहले रिश्वत मांगना, डिमांड वर्ड है नहीं, पहले कुछ इसकी वो बताओ। एक तो था अनड्यू एडवांटेज, पहले वर्ड को समझो मुझको। अनड्यू एडवांटेज, जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है वो तो है आपका ड्यू। सरकार एक सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह जनता की सेवा करने के लिए देती है, और उसको जो तनख्वाह मिलती है उसे कहते हैं ड्यू या पे। लेकिन जब इसके अतिरिक्त आप किसी से पैसा मांगते हो, दैट इज कॉल्ड अनड्यू, अर्थात अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, अर्थात लाभ लेते हैं। इसमें अनड्यू एडवांटेज में डायरेक्ट पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है,
आप अगर सेवा भी ले रहे हैं कि जी मुझे एक शराब की बोतल ला दे भाई, एक बियर पिलवा दियो, या सल पकौड़े समोसे खिलवा ला मुझे, और 5 किलो फल बंधवा दे मेरे घर के लिए, ये अनड्यू एडवांटेज है। ये तो छोटे उदाहरण दिए, बड़े भी हो सकते हैं। ये सोने की चीज दिलवा दे भाई, एक हीरे का सेट दिलवा दे वाइफ के लिए, ये अनड्यू एडवांटेज है। आप इसे समझ लें। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस तरीके की एडवांटेज करता है, मांगता है, तो दैट इज कॉल्ड अनड्यू। इनको समझना जरूरी है, इन वर्ड्स को। आपको एक वर्ड आएगा ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मीन्स आर्थिक और कैश, इन काइंड्स और इन कैश। काइंड और कैश दोनों, या तो नगद या पैसा। तो ग्रेटिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू दी पेक्यूनियरी ग्रेटिफिकेशन ओनली, और टू ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी। ग्रेटिफिकेशन को केवल पैसे से ही नहीं तोला जा सकता, या पैसे तक ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये और भी अन्य रूपों में भी हो सकता है। जैसे कोई सेवा लेना, तो होटल का इंतजाम करा दे, 5 स्टार होटल में मुझे ठहरने का, मैं बंबई जा रहा हूं घूमने, जरा वहां व्यवस्था करा दे, ये भी ग्रेटिफिकेशन है। लीगल रेम्यूनरेशन, कोई अगर फीस है, तय है कि भाई जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा उसको 50 रुपए जमा करने हैं, तो वो लीगल है, उसको लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लीगल रेम्यूनरेशन है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, ग्रेटिफिकेशन हुआ, और हो गया लीगल। ये टर्मिनोलॉजी इस एक्ट में दी हुई है, जहां से मैंने पढ़ के आपको बताई। ये आप भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हम कोई एक्सपर्ट लोग हैं या बहुत बढ़िया। पब्लिक सर्वेंट से, अब पब्लिक सर्वेंट एक वर्ड और समझ ले, पब्लिक सर्वेंट। जिस व्यक्ति को सरकार की द्वारा तनख्वाह दी जाती है, चाहे एड से चाहे डायरेक्ट, अर्थात उसकी सैलरी यदि गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो चाहे एमपी हो, एमएलए हो, ये सब पब्लिक सर्वेंट है। कोई सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्राइवेट डॉक्टर्स की बात, सरकारी डॉक्टर की बात चल रही है। हर वो व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट से किसी ना किसी रूप से रेम्यूनरेशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है, जो सरकार के काम में लगा हुआ है, वो पब्लिक सर्वेंट है। डेफिनेशन इसमें दी हुई है, देख लेना आप। मोटी सी डेफिनेशन याद रखोगे। जितनी लिमिटेड कंपनी, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट की एड आती है, चाहे वो लिमिटेड कंपनी भी हो, बहुत सी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का 60% शेयर है, 70% शेयर है, बैंकिंग सेक्टर है, टीचर्स है, सरकारी कर्मचारी हैं, ये सब जो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। तो आपको पब्लिक सर्वेंट हमने बताने की कोशिश की। और कोई ऐसी तो मुझे इंपॉर्टेंट इस वक्त दिख नहीं रही। मैं एक और वर्ड बता दूं आपको यहीं पर, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगी। पेनोपोथलिन पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, और एक पिंक कलर, आपको पता ही है पिंक कलर। जब किसी व्यक्ति को रिश्वत देते हुए पकड़ना है, तो पुलिस उन नोटों के ऊपर पेनोपोथलिन नाम का एक पाउडर लगाती है, जो व्हाइट क्रिस्टल से लेके लाइट येलो क्रिस्टल्स के रूप में होता है। वो उदाहरण दूं आपको, ये समझो जैसे किसी चीज पे बूरा बुरक दी जाए, किसी चीज पे बूरा बुरक दी जाए। मान लो सपोज करो, क्या है, कुछ है नहीं मेरे पास, हाँ ये लो, हमने किसी आदमी को ये 2,500 रुपये रिश्वत देनी है। अब रिश्वत यही दी गई या कौन सी नोटों की दी गई, इसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि देखो ऐसा होता है
हर आदमी गवर्नमेंट सर्वेंट को फंसाना भी चाहता है, कई बार झूठे केस में फंसाना चाहता है। मान लो सरकारी काम करता है, बहुत से लोग नाराज होते हैं। तो इसके लिए बहुत सॉलिड व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहला क्या होता है, जब वो जाता है सरकारी कर्मचारी, सब कोई आदमी शिकायत करना है, पुलिस के पास नहीं, एक डिपार्टमेंट होता है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, इसका अलग पुलिस स्टेशन होता है। अब इसमें जो लोग होते हैं, इसमें केवल पुलिस के लोग नहीं होते, बल्कि और डिपार्टमेंटों से आए हुए, डेपुटेशन पर आए हुए लोग भी इस विभाग में नौकरी करते हैं, और ये पुलिस से इनका कोई लेना देना नहीं होता। पुलिस डिपार्टमेंट से होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के, जैसे मैं हूं, मैं चला जाऊं इसमें एंटी करप्शन में, मैंने काम भी किया, एंटी करप्शन कोर्ट में काम किया मैंने, तो हम सब फिर एंटी करप्शन के अंडर में हो जाते हैं, जो भी लोग हैं। ये जैसे नोट है, उसे लिया, अब जैसे वो पुलिस वाले के पास आता है, तो पुलिस ऑफिशियल उस पर एक पाउडर नुमा एक सब्सटेंस होता है सफेद, यही जिसका नाम बताया पेनिफोथलिन पाउडर, इस पे लगा देंगे। इसको बुरक के इसमें चारों तरफ से इस नोटों में सारे में पाउडर लगा दिया जाएगा। इसको यही क्लियर कर दूं, जब वो पाउडर लगा दिया जाएगा तो बस यहां तक इसे समझो इसे कि पेनिफोथलिन पाउडर इस पर लगाया जाएगा, और ये उसे दिए जाएंगे जो रिश्वत मांग रहा है। वो जैसी इसे पकड़ेगा तो ये रंग उसके हाथ पे लग जाएगा, ये रंग उसके हाथ पे लग जाएगा। जब उसे पकड़ने के बाद उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट में धुलवाए जाएंगे, या उसने इस जेब में रखे मान लो नोट, ये जेब भी धुलवाई जाएगी, कपड़े उतार दिए जाएंगे उसके, फिर तो मुल्जिम हो गया ना, सरकारी कर्मचारी ने आज पकड़ा गया रिश्वत लेते। तब जो है सोडियम कार्बोनेट को धुलवाए जाएंगे। ये विधि तो सारी बात बताऊं, तो वो नोटों का रंग जो है, वो जो पानी का रंग है, जब सोडियम कार्बोनेट में घोएंगे और उसे प्याले में कर लिया जाएगा घोल को, तो वो घोल गुलाबी कलर का हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा रंगे हाथों पकड़वा दिया, हालांकि वो रंगे हाथों पकड़वाया हमने उसे, ये होता है रंगे हाथों पकड़ना। तो पेनिफोथलिन पाउडर नोटों पर लगाया जाता है और सोडियम कार्बोनेट में घोला जाता है, हाथ धुलवाए जाते हैं या जमीन शर्ट धुलवाई जाती है, तब उसका कलर पिंक हो जाता है। पिंक होना इस बात का सबूत है कि इस व्यक्ति ने रंगे हुए नोट हाथ में लिए थे। एक बात और, यहीं पर आपको सारी पंच विटनेस, ये तीन बातें आपको इस किताब में नहीं मिलेंगी, आप पूरा एक्ट पढ़ लेना। अब वीडियो औरों ने भी डाल रखी है, उन लोगों ने इस किताब को पढ़ के वीडियो डाली है, इस एक्ट को, मेरा कहना मतलब इस एक्ट को पढ़ के वीडियो डाली है। मैं जो आपको एक वीडियो डालू, मैंने इस क्षेत्र में 4 साल काम किया है, इन लोगों को देखा है, भ्रष्टाचारी को, तो बड़े बड़े घोटाले देखे मैंने, यहां कई के 50-50, 100-100 करोड़ रुपए घोटाले, हजार करोड़। अगर आप इस YouTube पे ही नाम डालें मेरा, विनोद कुमार शर्मा, CNG फिटनेस केस स्कैम दिल्ली गवर्नमेंट, और यह डालें ट्रांसफर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर विनोद कुमार शर्मा इन CNG फिटनेस स्कैम, तब आपको पता लगेगा कि मैंने कितना इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध किया। अभी भी YouTube पर मेरा नाम पड़ा होगा, सारे केस आएंगे जो मैंने, CNG फिटनेस स्कैम 100 करोड़ रुपए घोटाला तो जो मैंने किया, मैंने किया नहीं मतलब मैंने जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, दिल्ली गवर्नमेंट का, और उसमें मैंने क्या क्या भुगता वो मुझे पता है। कितनी परेशानी होती है गवर्नमेंट सर्वेंट को इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेने में। चलिए आगे चलते हैं, इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसे छोड़ देते हैं। तो ये कलर पिंक हो जाता है। अब एक बात सर यहां और बता दूं आपको, एक होता पंच विटनेस, टाइम बहुत तेजी से बीतता है,
एक भी सेक्शन देखना पड़ता है कि टाइम तो नहीं हो गया। एक भी सेक्शन तो सिर्फ सेक्शन पूरा नहीं हुई, डेफिनेशन ही पूरी नहीं हुई। बताओ 20 मिनट होने वाले। एक होता है पंच फिटनेस। पंच फिटनेस क्या होता है? जितने भी सरकारी विभाग होते हैं सिविलियंस के, उनके अंदर एक रोस्टर बनाया जाता है। उनमें से हर एक 2 या 3 आदमी, हर डिपार्टमेंट से 1 या 2 आदमी, मतलब 1 या 2, मतलब उस थाने के अंदर रोज आके 2 आदमी, 1 या 2 आदमी बैठेंगे रोज एंटी करप्शन टीम में। जैसी शिकायत आएगी वो चल के, तो वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं सर। वो उनको सिर्फ ये जिम्मेदारी होती है, उनका ये काम होता है पंच फिटनेसेस का, कि वो ये देखें कि सरकारी कर्मचारी वास्तव में रिश्वत ले रहा है या नहीं ले रहा है। वो सिर्फ कुछ नहीं करते, ना प्रोसीडिंग में पार्ट करते, ना उन्हें ये बताया जाता कि कहां जा रहे हो तुम रेड करने। उन्हें ये भी नहीं बताया जाता कि रेड करने कहां जा रहे हो, क्या करना है, क्या होगा। इतने गुप्त तरीके से उनको ले जाया जाता है और बस उनसे कहा जाता है तुम्हें देखना है क्या ये सरकारी कर्मचारी ने रिश्वत मांगी या नहीं मांगी। उसकी जिम्मेदारी इसी बात की होती है। तो उसे दैट इज कॉल्ड पंच विटनेस। अर्थात पंच मीन्स परमेश्वर है ना, पंच परमेश्वर गांव में होते थे पहले, पंच परमेश्वर। पंच विटनेस अर्थात निष्पक्ष गवाह। उसकी गुरुजी गवाही वैल्यू होती है और उसका काम सिर्फ वाच करना है। वो जिससे रिश्वत मांगी जाती है वो उसके साथ जाता है, चुपचाप देखता है कि हाँ वास्तव में सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांग रहा है या नहीं मांग रहा। तो दैट इज कॉल्ड पंच विटनेस। तो अब हम सर स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 7। अब तुम देखो इतना टाइम मुझे एक्ट को स्टार्ट करने में लग रहा, और ये 4 बातें आपको बिल्कुल भी नहीं मिला कहीं पर भी। पॉलिथीन पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, पिंक कलर और ये पंच फिटनेस। ये आपको केवल सुप्रीम कोर्ट के केसेस में मिलेंगी या हाई कोर्ट के डिसीजन में मिलेंगी, एक्ट में नहीं मिला। एक्ट ने तो बताया नहीं कैसे सिद्ध करोगे इसको। चलते हैं, बातें हैं, जरा देख लेना, एक्ट पूरा पढ़ा जाएगा आपके सामने, पता लग जाएगी क्या लिखा है। नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा रहा हूं, बहुत काम का है। अगर आप वकील भी बनेंगे तो बहुत अच्छी नॉलेज का एक्ट है ये। बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में, और पूछ के देखना बड़े बड़े वकील नहीं जानते इसके बारे में। ये निकाल लीजिए, गवर्नमेंट राजपत्र से नोट है ये, मैंने डाउनलोड किया है, उसी में से मैं आज आपको मेरे से लेक्चर सुनने से एक फायदा है। एक तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपको, और दूसरा एक्ट की डेफिनेशन या इसका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से करता हूं। तो करें, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों से भी कहो वो भी सुने जो लीगल सर्विस से संबंधित है, और गवर्नमेंट सर्वेंट से तुम उन्हें भी कहो, तुम भी सुन लो, नहीं तो तुम भ्रष्टाचारी पकड़े जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने देखा जिससे मैं सरकारी कर्मचारी आता है ना, पकड़ के पुलिस वाले हाथ पकड़े रहते हैं, एक पुलिस वाला दूसरा हाथ पकड़े रहता है, उसको जब लाता है और वो तो उसके बच्चे खड़े होते हैं, पत्नी खड़ी होती है, रिश्तेदार खड़े होते हैं, या पुलिस में भी होते हैं, पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं। एंटी करप्शन की खासियत होती है, पुलिस वालों को पकड़ लेती है। और सीबीआई की एंटी करप्शन बाप रे बाप, किसी को भी पकड़ लेती है जिस पर भी जरा सा शक है। उसका तो जवाब ही नहीं सीबीआई की एंटी करप्शन का। तो लोकली एंटी करप्शन तो है ही अच्छी, नहीं कहता, लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का भी जवाब। तो चलो जरा अपने मतलब पे आए यार। देखो क्या टाइम हो गया, और ये भाई 24 हो गए, 6 मिनट रह गए। 6 मिनट में 7वां सेक्शन पूरा करता हूँ, उसके बाद इसको देखो 4-5 टॉपिक बनाऊंगा भाई, इसमें बनेंगे जो 6-7 टॉपिक बनेंगे। एनी पब्लिक सर्वेंट हु ऑब्टेन्ड एक्सेप्ट सेक्शन 7 से स्टार्ट कर रहा हूं भाई, बाकी मेरे मतलब के नहीं थे ना। Any public servant who obtain, accept or attempt to obtain from any person an undue advantage, देखिए जो मैंने वर्ड बताया था, undue advantage as a reward for the improper or dishonest performance of a public duty, improper performance or dishonest performance of a public duty, or for bearing to perform such duty either by himself or by another public servant.
ऑब्टेन एक्सेप्ट, ये सेक्शन ए था, 7A, 7B, ऑब्टेन और एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन an undue advantage from any person as a reward for improper or dishonest performance of a public duty or for forbearing to perform such duty other public servant performs or induce another public servant to perform improperly or dishonestly a public duty or to forbear performance for such duty in anticipation of or in consequence of accepting an undue advantage for any person shall be punished with imprisonment or the either description which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years or shall also be liable to fine. अब यहीं पर रुके और यहीं सुने, जब कोई व्यक्ति कोई रिश्वत लेता है, स्वीकार करता है या अटेम्प्ट करता है, अपने लिए लेता है, अटेम्प्ट और ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन एन अनड्यू एडवांटेज, अपने लिए लेता है अनड्यू एडवांटेज, अर्थात इस व्यक्ति के पास में ये सरकारी कर्मचारी है, इस किसी काम को कर सकता है, इसको पावर दी है किसी काम को करने की, उसके बावजूद भी उस काम को ना करके उसके बदले में पैसा मांगता है, अनड्यू डिसऑनेस्टली आपसे पैसा मांगता है, डिमांड करता है, लेता है या अटेम्प्ट करता है और आप उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हो या आप उसकी चुपचाप सुन लेते हो और एंटी करप्शन में शिकायत कर देते हो, तो इस सेक्शन 7A में आएगा। फिर वो क्या प्रोसीजर हो जाएगा, पकड़ेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन यहां तक समझो आप, वो सेक्शन 7A में आएगा जो कोई आप रिश्वत ऐसे मांगता है। दूसरा सेक्शन ये बताता है जब सरकारी कर्मचारी अपने द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा इस तरीके से पैसे ले दिवा के काम कराता है तो भी पकड़ा जाएगा। ऑब्टेन एक्सेप्ट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन एन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन एज अ रिवार्ड फॉर इम्प्रॉपर और डिसऑनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए पब्लिक ड्यूटी और फॉर बियरिंग टू परफॉर्म सच ड्यूटी ईदर बाय हिमसेल्फ और बाय अनदर पर्सन, किसी दूसरे के करावे अपने आप करे, ये भी उसमें शामिल हो जाएगा। ये थर्ड जो इसका सी सेक्शन है, ये तो था बी। सी जो कहता है, ये कहता है परफॉर्म और इंड्यूस अनदर पब्लिक सर्वेंट। मान लो आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो और तुम्हारा जानने वाला दूसरा पड़ोसी है, काम उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम उससे कहते यार ले यार इस आदमी का काम कर दे, ये मैं तुझे पैसे देता हूं 10,000, या तुम बाहर से ग्राहक पकड़ लेते हो, चल भी तेरा मैं काम करा दूंगा, हो गवर्नमेंट सर्वेंट, उसे इन्फ्लुएंस करते हो, अर्थात इन्फ्लुएंस प्रेशर बनाते हो, मतलब इन्फ्लुएंस करते हो या परफॉर्म करते हो, इंड्यूस अनदर पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म इम्प्रॉपरली। अब मान लो वो नहीं करना चाहता, वही शिकायत करता है, इससे तुम कराना चाहते हो। डिसऑनर पब्लिक पर्सन और टू बियर ऑफ सच ड्यूटी इन एंटीसिपेशन और कंसिक्वेंस ऑफ एक्सेप्टिंग एन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी अदर पर्सन, ऐसे भी करते हो आप तो भी अपराध है। अब यहां पे इसको और समझो, एक है पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी क्या है, जैसे मान लो आपको राशन के वेयर हाउस पे लगा दिया गया, तो वहां आपको क्या है कि आपको हर दुकान को उसके पास कितने कार्ड है उसके मुताबिक गल्ला छोड़ना है, आप उसके बदले में पैसे मांगे। तो पब्लिक ड्यूटी आपकी क्या है कि आपको राशन डिस्ट्रीब्यूट कराना है। आप किसी बैंक में आपका काम है, आप लोगों को लोन दोगे, लेकिन लोन देने में आप रिश्वत मांगते हो,
तो आपकी ड्यूटी क्या है? लोन डिस्ट्रीब्यूट करने की, वेरीफाई करना है। उस वेरिफिकेशन के नाम पे आप रिश्वतबाजी करते हो। तो अर्थात जो पब्लिक ड्यूटी किसी के पास है, या तो उसके लिए पैसे मांगे या किसी दूसरे व्यक्ति से जो जिसके पास काम है उससे कराने की कोशिश करे, उसको इंड्यूस करे इस तरीके से पैसा लेने देने के लिए। तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये इसके अंदर सेक्शन 7 के अंदर आता है। किसी को इंड्यूस करना, किसी से पैसे मांगना, ऐसा काम करना जो खुद के पास है, या ऐसे काम के लिए दूसरे को प्रेशराइज करना या दूसरे को इंड्यूस करना कि भाई तू कर दे इसके काम को। तो इस तरीके की जो ये बातें हैं वो इंड्यूसमेंट बात है। और पब्लिक ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जो काम करने के लिए आपकी ड्यूटी है वो कहलाती है आपकी पब्लिक ड्यूटी। तो सेक्शन 7 मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब अगले लेक्चर में आपको हम सेक्शन पढ़ाएंगे 7A। तो 7A अधिकतर 7A केस आते हैं जब लोग सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्ट रिश्वत और इन्फ्लुएंस द्वारा रिश्वत मांगने का, अपने लिए या दूसरे के लिए, ये सेक्शन आता है। तो जैसे जैसे फैक्ट्स होंगे उसके हिसाब से इसका या तो 7A लगेगा या 7B लगेगा या सेक्शन C लगेगा। लेकिन वो जैसा भी फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए सेक्शन A किस लिए है, B किस लिए और C किस लिए। सेक्शन 7(6)C इंड्यूसमेंट के लिए, A डायरेक्ट डिमांड के लिए। A ये है कि किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू कराना या करना उसका काम को। जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, obtain or accept attempts to obtain undue advantage from any person as a reward for the improper or dishonest performance of public duty of a public duty or for forbearing to perform any such duty either by himself or by another public servant। अर्थात अपने द्वारा कोई ड्यूटी करने में या दूसरे के द्वारा ड्यूटी कराने में। तो यहां दोनों में ये क्वेश्चन को बताया गया। तो ये 3 कंडीशनों में जौन सा केस चलेगा वो देख लिया जाएगा, वो पुलिस का काम है, वो लगा के देगी, आप उसको पढ़ के समझे कि ये इसमें फॉल करता नहीं करता, लेकिन सजा बराबर है सब। तो ये रहा सर 7। अब 7 के बाद में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में 7A पर। तो यहां मैंने ये आपको ये सारी चीजें पूरी करी। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।